6 पार्ट किया था। आज हम लोग मैथ्स 1 का क्वेश्चन नंबर 5 इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों ही पेपरों में क्वेश्चन पेपर 40 मार्क का होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन होते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरह के सवाल हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में जो होते हैं, वो आपको 2 सवाल होते हैं और 3 मार्क के होते हैं। 3 मार्क के 1 सवाल, तो 3 दूनी 6 मार्क के। यानी ये जो प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 5 वो होगा एक्चुअली 6 मार्क का, लेकिन हमें 2 में से 1 ही अटेम्प्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपको 3 मार्क के लिए है। कितने मार्क के लिए है? 3 मार्क के लिए। तो 2 सवाल आपको दिए रहेंगे, उन दोनों में से कोई भी 1 सवाल आपको हल करना है और 3 मार्क्स आपको आसानी से प्राप्त हो जाएँगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरह के सवाल होंगे, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मोस्ट ऑफ ज़्यादातर रचनात्मक तरीके के सवाल होंगे। जैसे अगर हम लोग पहले चैप्टर की बात करें, जो कि युगपत रेखीय समीकरण है, या दूसरे चैप्टर की बात करें वर्ग समीकरण है, या तीसरे चैप्टर में अंकगणितीय श्रृंखला है, ठीक है? तो पहले चैप्टर में अगर हम लोग बात करें, पहला चैप्टर जो आपका है युगपत रेखीय समीकरण। तो युगपत रेखीय समीकरण जिसका सामान्य रूप ax + by = c, उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो सवाल आएँगे, सवाल होंगे कुछ इस तरह से, जैसे जो प्रश्न आपको पूछे जाएँगे। दो चरांक वाले यानी x और y युगपत रेखीय समीकरण पर आधारित एक शाब्दिक प्रश्न की रचना करो। यानी हमें सवाल बनाना है। दो चरांक वाले हाँ सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज सर? हाँ अभी आ रही सर, स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे ओके, रहा है आपको। ओके, ओके, मैं कर रहा हूँ। आ रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? तो हमें दो चरांक x और y का उपयोग करके एक शाब्दिक प्रश्न बनाना है, जिसमें एक चरांक का मान 10 हो। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न बनाना है, सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है आपका। वो थोड़ी अपनी बुद्धि का सर आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। हम्म, स्क्रीन शेयर कीजिए सर। ओके, ओके सर। हाँ हाँ सर, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ दिख रहा है सर, अभी स्टार्ट कीजिए आप। ओके, ओके, ठीक है। देखो बच्चों, हमें दो चरांक वाले, जिसमें हमें x और y, इन दो चरांक का उपयोग करना है।
और एक शाब्दिक प्रश्न बनाना है जिसमें एक चरांक का मान 10 हो, ऐसा आपको एक सवाल बनाना है। तो सवाल बनाने के लिए आपको जितने मार्क का, ये 3 मार्क का प्रश्न है, तो उसमें से आपको सवाल बनाने पर मार्क्स होंगे आधे मार्क्स, और आधे मार्क्स अगर उसे हल करने के लिए कहा गया तो हल भी करना है हमें, ठीक है? तो सबसे पहले देखो हमें सवाल बनाना है। तो इस तरह का जो प्रश्न होगा जिसमें हमें एक मान 10 होगा, ध्यान देना आप, इस तरह का सवाल आपको मोस्ट ऑफ शाब्दिक सवाल है, तो शाब्दिक सवाल आपको 1.5 में दिया है। स्वाध्याय क्रमांक 1.5 है, उसमें जो सवाल दिया है उसी में से कोई भी एक सवाल इस तरह का होता है, या उदाहरण में जो आपको सवाल दिया है, ठीक है? तो हमें अगर थोड़ा-सा यहाँ पे उल्टा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको उत्तर दे दिया है, एक चरांक का मान 10 हो, तो आपको जो प्रश्न बनाना है उसमें ऐसा आपको प्रश्न बनाना है जिसमें हल करने पर एक आंसर 10 आना चाहिए। तो देखो सवाल क्या हो सकता है? सवाल ये हो सकता है, जैसे अब यहाँ पे x और y है, इसका मतलब हमें 2 चरांक बोला है। तो वो चीज़ हम लोग लंबाई और चौड़ाई, यानी हम लोग अगर आयत लेते हैं तो x और y हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग वर्ग लेंगे तो उसमें केवल एक ही भुजा होती है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि वो आयत है। तो सवाल जब बनेगा तो सवाल किस तरह हो सकता है? किसी आयताकार भूखंड किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक हो और भूखंड की परिमिति 70 सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रजापति सर जी आपकी मीटर है। आवाज। हाँ ओके। 70 मीटर हो। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रजापति सर जी आप माइक कनेक्ट कीजिए। प्रजापति सर माइक कनेक्ट कीजिए आपका। प्रजापति सर अपना माइक कनेक्ट कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही सर, अभी आपकी आवाज बंद हो जाती है बीच बीच में। अच्छा, अच्छा सर, एक्चुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत है, हाँ ऐसा इसलिए लग ऐसा रहा हो है। रहा है। हाँ, लेकिन मैं कंटिन्यू करता हूँ सर, ठीक है? हाँ करिए अभी सर। दिखाई दे रहा है, ओके।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अपना माइक कनेक्ट कीजिए। प्रजापति सर अपना माइक कनेक्ट कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दाईं तरफ लेंगे, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 पहली शर्त के अनुसार। सेम इसी प्रकार आपको दिया है दूसरी शर्त में। क्या दिया है कि आयत की परिमिति आपको दिया था 70 उस प्रश्न में। तो की परिमिति का सूत्र होता है आयत की परिमिति बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, L यानी लेंथ को हम लोग लंबाई कहते हैं, और B यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग मान रखना चाहें तो परिमिति आपको 70 दिया था इज इक्वल टू 2, और ब्रैकेट में लंबाई हमने x लिया है और चौड़ाई क्या है y। ठीक है, तो ये जो दाहिनी तरफ है 2, उसका हम लोग 70 में भाग देंगे तो आपको समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 यानी 35। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब ये आपका 1.1 का सवाल हो गया। इस तरह का सवाल हमने 1.1 में पढ़ा है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में आप देखोगे तो y का गुणांक समान है और चिन्ह अलग अलग है। तो अगर गुणांक समान हो और चिन्ह अलग अलग हो तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 धन समीकरण 2, शॉर्टकट में आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो समीकरण 1 अगर हमारा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और समीकरण 2 क्या था, समीकरण 1 सॉरी क्या था, x माइनस था वहां पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, और समीकरण 2 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब हम जोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे, आप देखोगे कि y का गुणांक समान है, चिन्ह अलग है, तो y कट जाएगा, और x को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x, 35 में 15 जोड़ देंगे हो जाएगा 50, और 2 का भाग देंगे तो x का मान कितना आएगा, 25। x का मान 25 आया, लेकिन हमें सवाल में चौड़ाई निकालना था, और वैसे भी प्रश्न में आपको बोला था किसी एक चरांक का मान 10 हो, वो x का भी हो सकता है y का भी हो सकता है। तो हम लोग y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हम लोग इसे समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या हम 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो आंसर सेम आएगा 2 में रखने पर। तो जब आप 2 में रखोगे, 2 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, और x की जगह हम लोग अगर 25 लिखते हैं तो आप 25 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी y का मान हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरह हमें जो प्रश्न में बोला है किसी एक चरांक का मान 10, वो व्यक्ति हो सकता है, रुपया, मीटर, वर्ष, तो यहाँ पे मीटर में आ जाएगा। तो इस तरह का सवाल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक ये सवाल, पहले चैप्टर में इस तरह के सवाल आपको हो सकते हैं रचनात्मक, यानी आपको शाब्दिक प्रश्न बनाने होंगे और उस प्रश्न को हल करके दिखाना भी होगा। सेम कुछ इसी तरह का सवाल आपको वर्ग समीकरण, जो दूसरा चैप्टर हमारा है, उसमें से भी आपको पूछा जा सकता है। तो वर्ग समीकरण का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसे हमें ध्यान में रखना है, और उसके हिसाब से हमें देखो, जैसे प्रश्न आपको क्या हो सकता है, प्रश्न हमें दिया है कि वर्ग समीकरण पर आधारित एक शाब्दिक प्रश्न की रचना इस प्रकार करो कि जिसका एक उत्तर 20 हो। अब वो वर्ष में हो सकता है, रुपए में और सेंटीमीटर में, और इसे हल भी करना है। तो हमें वर्ग समीकरण पर आधारित एक प्रश्न बनाना है,
और उस प्रश्न का उत्तर कितना होना चाहिए 20। तो देखो अगर हम लोग दोस्तों अगर हम प्रश्न बनाना चाहते हैं, तो शाब्दिक प्रश्न क्या हो सकता है? सवाल आपको क्या दिया है? वर्ग समीकरण पर आधारित एक शाब्दिक प्रश्न की रचना। जिसका एक उत्तर 20 हो, जिसका एक उत्तर 20 और ये 20 जो होगा वो वर्ष हो सकता है, रुपए हो सकता है या सेंटीमीटर हो सकता है, या इसके अलावा कुछ भी आप कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले और इसे हल भी करना है। तो सबसे पहले हमें शाब्दिक प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, तो शाब्दिक प्रश्न हमारा क्या हो सकता है? अब यहाँ पे देखो ये वर्ग समीकरण है, तो वर्ग समीकरण है अर्थात इसे में हमें केवल एक चरांक का उपयोग करना है। तो अगर हम लोग शाब्दिक प्रश्न बनाना चाहते हैं तो आयु वाला सवाल हम लोग बना सकते हैं, वर्ष में जो होगा आंसर। तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? उस प्रश्न क्या बनेगा? समझ लीजिए हम लोग प्रश्न अगर बनाना चाहते हैं तो प्रश्न में हम लोग ये लिख सकते हैं, शाब्दिक प्रश्न क्या बन सकता है? 5 वर्ष पूर्व स्नेहा की आयु, 5 वर्ष पूर्व स्नेहा की आयु, स्नेहा की आयु तथा 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष बाद, पश्चात यानी हम लोग उसको बाद भी कहते हैं, 4 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व स्नेहा की आयु तथा 4 वर्ष बाद की आयु का योगफल, आयु का योगफल, आयु का योगफल 360 हो, 360 है, तो स्नेहा की वर्तमान आयु ज्ञात करो। स्नेहा की आयु कितनी होगी? इस तरह का प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर इसे हम हल करना चाहते हैं, देखो सवाल कैसे होगा? सवाल आपको बोला है वर्ग समीकरण पर आधारित एक प्रश्न बनाना है हमें, और प्रश्न का एक उत्तर हमें 20 होना चाहिए, और वो 20 वर्ष में भी हो सकता है, रुपए में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई भी इकाई में आप ले सकते हो, और साथ में इसे हल भी करना है। तो हमने इसका एक प्रश्न क्या बनाया? आयु वाला एक प्रश्न बना दिया। 5 वर्ष पूर्व स्नेहा की आयु तथा 4 वर्ष बाद की आयु का योगफल कितना है? 360 है। तो स्नेहा की आयु ज्ञात करो। आयु का सॉरी यहाँ पे योगफल मैंने लिख दिया है, इसलिए योगफल ना होकर के, क्योंकि योगफल का प्रश्न आपको पहले चैप्टर में होता है। तो योगफल ना हो करके यहाँ पे गुणनफल होगा। योगफल ना हो करके योगफल की जगह पे यहाँ पे आपको गुणनफल होगा, गुणनफल। ठीक है, अब साथ में इसे हमें हल भी करना है। तो अब हम इसे हल करते, हल आप देखोगे इसका, हल में देखो अब आपको सवाल में हम लोग मानेंगे, माना स्नेहा की आयु क्या है? x वर्ष है। माना स्नेहा की आयु x वर्ष है।
ठीक है? तो स्नेहा की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले स्नेहा की आज अगर स्नेहा की आयु x है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? इसमें 5 माइनस कर देंगे, यानी 5 वर्ष पूर्व स्नेहा की आयु इज़ इक्वल टू x माइनस 5 और वर्ष, ठीक है? और फिर बोला है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद में हम लोग जोड़ देंगे, 4 वर्ष बाद स्नेहा की आयु, 4 वर्ष बाद स्नेहा की आयु। x प्लस 4, ठीक है? x प्लस 4 वर्ष। हाँ भी। अब प्रश्नानुसार आपका देखिए क्या होगा? हम लोग समीकरण बनाएँगे और उसका गुणनखंड निकालेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। तो सवाल में आपको बोला था कि 5 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद स्नेहा की आयु का गुणनफल 360 है, यानी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और बराबर 360। तो x माइनस 5 ये 5 वर्ष पहले की आयु, x प्लस 4 ये 4 वर्ष बाद की आयु, और दोनों का गुणा किया है हमने, तो हमें कितना मिलता है? 360। अब इसे ही आपको हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग बाईं तरफ क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो x का अगले दोनों ब्रैकेट में गुणा करेंगे, ब्रैकेट के दोनों पदों में गुणा करेंगे, फिर -5 का गुणा करेंगे। तो ये सब हमें मालूम है। x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, 4 में गुणा होगा तो 4x, -5 का x में होगा तो -5x, और -5 का 4 में होगा तो 20, और 360 को हम लोग बाईं तरफ ले लेंगे, तो -360, और उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। फिर x का वर्ग, ये 4 में 5 घटा देंगे, तो चूंकि छोटे में बड़ा घटा रहे हैं तो -x, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -380, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। अब हमें इस तरह का सवाल हमने पढ़ा है 2.2 में, अब आपको गुणनखंड निकालना है। 380 का इस ऐसा गुणनखंड ज्ञात करो कि आपको घटाने पर 1 आना चाहिए। तो जो 380 का गुणनखंड होगा, हमें 380 का 2 गुणनखंड निकालना है। तो एक होगा 20 और दूसरा होगा 19। 19 में 20 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 380, और 20 में 19 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 20 बड़ा होगा और 20 का चिन्ह माइनस होगा, तो x माइनस 20 एक ब्रैकेट में होगा, और दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। अब पक्षांतर करके दोनों को अलग अलग कर देंगे तो आपको एक आंसर जो है वो 20 मिल जाएगा, जो कि आपको प्रश्न में बोला गया था। तो x माइनस 20 बराबर 0, या सेम x प्लस 19 बराबर 0। तो जब जैसे आप पक्षांतर करोगे तो ये x का मान एक 20 आ जाएगा, वो प्लस में होगा, और x का मान माइनस में 19 आ जाएगा, वो माइनस में होगा। लेकिन हमें जो प्रश्न में बोला था कि एक आंसर 20 होना चाहिए, तो वो हमारा मिल जाएगा। ठीक है? तो इस तरह का सवाल हमें पहले और दूसरे चैप्टर से हो सकता है। ये थोड़ा-सा कठिन है, लेकिन इसे हम कर सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसके विकल्प के रूप में आपको एक दूसरा भी प्रश्न दिया होगा और हमें केवल एक ही प्रश्न हल करना है। तो दूसरा प्रश्न आपको मोस्ट ऑफ तीसरे चैप्टर से होता है, जो कि बहुत आसान है, अंकगणितीय श्रृंखला। अंकगणितीय श्रृंखला से आपको दूसरा प्रश्न हो सकता है, तो उसे आप हल करके आराम से 3 नंबर पा सकते हैं। तो अंकगणितीय श्रृंखला में जो आपको योगफल निकालने का सवाल है, वो आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो उसे हल करके भी हम लोग 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग अब तीसरे चैप्टर पर आते हैं। तीसरे चैप्टर में जो अंकगणितीय श्रृंखला है, उसमें आपको किस तरह का सवाल ये 3 नंबर में हो सकता है। जैसे हमने 3.3 का सवाल पढ़ा है, 3.2 में आपको पद निकालने का सवाल है, 3.3 में आपने सवाल पढ़ा है। कैसे सवाल पढ़ा है आपको? तो योगफल के लिए हमें पहले योगफल का सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो थर्ड चैप्टर में हमने पद का सूत्र और योगफल का सूत्र पढ़ा है। Tn बराबर पद का सूत्र क्या होता है? Tn बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और d, और योगफल का सूत्र क्या है? Sn बराबर n बटे 2,
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, तो इस पर आधारित आपको तीसरे चैप्टर का सवाल हो सकता है। अब तीसरे चैप्टर में किस तरह का सवाल हो सकता है, जैसे किसी अंक गणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 और 21वां पद 29 हो तो 16वां पद ज्ञात करो। सवाल हमें दिया है अंक गणितीय श्रृंखला का किसी अंक गणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 तथा 21वां पद 29 हो तो 16वां पद ज्ञात करो। 16वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो हम लोग इसका हल प्राप्त करते हैं। इस तरह का सवाल लगता है तीसरे चैप्टर से, एकदम आसान है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a और सामान्य अंतर d है। प्रथम पद बराबर a और सामान्य अंतर d। ठीक है, तो आपको सवाल में क्या दिया है कि 11वां पद 16 है, अर्थात T11 11वां पद यानी T11 बराबर 16 और दूसरा एक मान और हमें दिया है, वो क्या दिया, 21वां पद यानी T21 बराबर आपको 29 है। किसका मान निकालना है, 16वां पद यानी T16 का मान निकालना है। पद ही दिया है और पद ही निकालना है। तो इस तरह का सवाल हमें आ सकता है 3 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि रचनात्मक प्रश्न के आधार पर होगा। तो आप इसे सबसे पहले अगर हमें पद दिया है और पद ही निकालना है तो हमें पद का सूत्र उपयोग करना है। तो कोई भी पद निकालने के लिए हमें TN का सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों जो T11 और T21 दिए हैं उनके आधार पर हम लोग दो समीकरण बनाएंगे और फिर हम लोग इन दोनों समीकरण को हल करके a और d का मान प्राप्त करेंगे और फिर a और d का मान निकालने के बाद में हम लोग T16 निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसे हल करते हैं। आप देखोगे कि TN का सूत्र TN बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। अब जिसमें हमें पहला 11वां पद दिया था तो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पर लिखेंगे 11, n की जगह क्या लिखेंगे 11। तो सिर्फ n की जगह 11 लिखेंगे, बाकी जो जैसा वैसे रहेगा। a प्लस ब्रैकेट में 11 माइनस 1 और d अगेन वैसे रहेगा। अब देखिए वो T11 का मान आपको दिया था, T11 का मान कितना दिया था 16 और ये a प्लस 11 में घटा देंगे तो 10d। तो इस तरह हमारा जो पहला समीकरण बन जाएगा a प्लस 10d बराबर 16, समीकरण 1। सेम इसी प्रकार हमें इसी सूत्र में, सूत्र का बदलाव न करते हुए इसी सूत्र में हमें n की जगह पर 21 लिखना है, क्योंकि 21वां पद 29 दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, T21 बराबर a प्लस ब्रैकेट में 21 माइनस 1 और d। तो T21 का मान हमें कितना दिया था 29, a प्लस और ये एक घटा देंगे तो 20d, अर्थात जो हमारा समीकरण बन जाएगा a प्लस 20d बराबर 29, समीकरण 2। अब सेम ये सवाल हमारा 1.1 की तरह हो गया, क्योंकि ये दो चरांक वाला समीकरण हो गया और हमें इसे हल करना है, a और d का मान प्राप्त करना है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 और 2 में देखो आप a का गुणांक बराबर है और चिन्ह भी समान है, तो हम लोग घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा सकते हैं या 2 में से 1 को घटाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग 2 में से 1 को घटाते हैं। तो समीकरण 2 माइनस 1। अब 2 में जब 1 आप घटाओगे तो हमारा समीकरण 2 क्या है, a प्लस 20d बराबर 29 और a प्लस 10d बराबर 16। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 में से 1 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 20d बराबर 29 और समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 16। ये मेरा समीकरण, और हम लोग घटा रहे हैं तो घटाने का नियम हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में। घटाते समय हम लोग क्या करते हैं, नीचे का साइन बदल देते हैं, तो जो प्लस होगा वो माइनस और जो माइनस होगा वो प्लस, तो सबका साइन माइनस हो जाएगा और इस तरह a कट जाएगा। और जब a कट जाएगा तो आपको क्या बचेगा, 20 में 10 घटाएंगे तो 10d और बराबर 29 में 16 घटा देंगे तो 13 बच जाएगा और इस तरह d बराबर हो जाएगा 13/10। फिर जब हमें d का मान मिल जाएगा तो हम लोग a का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो a का मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो 1 में रख देते हैं हम लोग d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। अब आप इसमें जहां पर d होगा वहां पे क्या लिखोगे, 13/10। तो इस तरह 10 से कट जाएगा और 13 उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो हमें जो a का मान मिलेगा वो a का मान क्या मिल जाएगा, 16 में से हम लोग 13 घटा देंगे तो a का मान हमें आ जाएगा 3। तो इस तरह a का मान जब हमें 3 आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, 16वां पद। तो अगेन हम लोग सूत्र लिखेंगे tn का और उसमें a का मान 3 और d का मान 13/10 लिखेंगे। अगेन देखिए अब आपका tn का सूत्र वही रहेगा, a प्लस n-1 d। इसमें n की जगह हमें 16वां पद निकालना है, तो n की जगह 16, a का मान हमें 3 आया था, n की जगह पे 16 माइनस 1 और d का मान हमें है 13/10। ठीक है, तो T16 निकालना है। अगेन ये 3 ऐसे ही रहेगा, 16 में 1 घटा देंगे आपको आ जाएगा 15 गुणे 13/10। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और अब 13 में 3 का गुणा कर देंगे तो 13 तिया 39 और 39 में 3 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42। तो इस तरह 16वां पद कितना होगा, तो इस प्रकार हम लोग आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको कोई भी सवाल अगर आता है तो उसे हम लोग हल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो अंकगणितीय श्रृंखला से आपको ज़्यादातर जो है वो योगफल या पद के आधार पर 3 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं और उन्हीं सवालों को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चौथा चैप्टर आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है, आर्थिक नियोजन वो पूरी तरह कैंसिल हो चुका है। तो अभी भी उसकी
पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जैसे ही सूचना अभी स्कूल आपका चालू होने वाला है, चालू होगा तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। फिर अगर हम लोग 5वें चैप्टर पे आएँ तो 5वां चैप्टर एकदम आसान है, उसमें से भी आपको 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5वें चैप्टर में अगर आप देखोगे तो आपको सिक्के का सवाल है, पासे का सवाल है या सिक्का और पासा दोनों मिक्स, इस तरह के सवाल आपको 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? जिसमें हमें नमूना अवकाश और उसके घटकों की संख्या और उसके बाद संभाव्यता, ये ज्ञात करने के लिए आपको हो सकता है। तो 5वें चैप्टर यानी संभाव्यता के आधार पर अगर हम लोग सवाल देखें, तो आपको जो सवाल हो सकते हैं, जैसे प्रश्न आपको दिया है, एक सिक्का और एक पासा उछाला गया, तो निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करो। एक सिक्का और एक पासा उछाला गया। प्रश्न आपको है, एक सिक्का तथा एक पासा, ठीक है? तो एक सिक्का और अगर एक पासा उछालते हैं, तो नमूना अवकाश क्या हो सकता है, उसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। तो जब आप इसे हल करोगे, तो नमूना अवकाश सबसे पहले आपको लिखना है और नमूना अवकाश हमारा क्या होता है, सैंपल, जिसे हम लोग यस से दिखाते हैं। यस यस का मतलब होता है सैंपल, हिंदी में नमूना अवकाश कहते हैं। तो यस बराबर और धनु कोष्ठक में आपको लिखना है, एक सिक्का और एक पासा। तो हमें पता है जैसे कि सिक्के पर हेड या टेल, यानी जिसे हिंदी में हम लोग चित और पट कहते हैं, और पासे पर हमें मालूम है, हमने लूडो की गुटी पर देखा होगा, 1 से क्रमशः 6 तक अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार। तो अगर हम सपोज हम लोग मानते हैं कि अगर एक सिक्का और एक पासा एक साथ फेंकते हैं, तो सिक्के पर हम लोग मान लेते हैं कि हमेशा पहले हेड होगा या चित हम लोग जिसे बोलते हैं, तो हेड, और पासे पर क्रम से गिनती हम लोग बदलते हैं 1, तो यानी H1, सेम उसी प्रकार H2, उसी प्रकार H3, H4, H5, H6, और उसी कड़ी में आप देखोगे आगे तो आपको फिर से अगर हम लोग हेड की जगह टेल कर देते हैं और सिक्के पर वही संख्या होगी क्रम से 1 से 6 तक, तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ठीक है? तो अब आप इसे हम लोग धनु कोष्ठक बंद कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर भी हमें कॉमा लिखने की आवश्यकता है, तो हम लोग ब्रैकेट के बाहर भी कॉमा लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक ब्रैकेट अलग-अलग है। अब इस तरह अगर आप गिनोगे हर एक ब्रैकेट, तो नंबर ऑफ यस यानी नमूना अवकाश के घटकों की संख्या, और ये कुल कितनी होगी, 12, ठीक है? तो अब इसके बाद हमें जो संभाव्यता निकालने के लिए प्रश्न बोला है, उसमें बोला है कि घटना ए इस प्रकार है कि चित तथा विषम संख्या मिले, जिसमें हमें चित होना चाहिए और विषम संख्या। तो आप देखोगे इसमें चित और विषम संख्या में क्या हो सकता है, चित यानी अर्थात हेड होता है, एच, और विषम संख्या, तो विषम संख्या में पता है जिस संख्या में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता, केवल उसी संख्या से भाग जाता है, या हम लोग उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और विषम संख्या के बारे में अगर हम लोग बात करें, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, सम संख्या जिसमें 2 से भाग जाए, और विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाए। तो आप देखोगे कि विषम संख्या में आपको चित और विषम संख्या के लिए बोला है आपको। तो चित यानी हेड होना चाहिए, यानी 1 और 3 और 5, यानी H1, H3 और H5। तो हमें जो पहला प्रश्न बोला है, उसमें हम लोग घटना ए बराबर धनु कोष्ठक में क्या लिखेंगे, H1, H3,
और H5 ये। और अगर आप इसे गिन के लिखना चाहते हो तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो सेम इसी कड़ी में आपको दूसरा प्रश्न भी है। आगे दूसरा प्रश्न क्या लिखा है कि चित या पट प्राप्त हो लेकिन सम संख्या हो। अब आपको सम संख्या ध्यान देना हो, चित और पट दोनों में से कोई भी हो लेकिन सम संख्या होना चाहिए। तो अगर हम लोग सम संख्या और चित और पट दोनों के लिए देखें तो जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें बी बराबर उसमें देखो H2, क्योंकि चित या पट कोई भी हो लेकिन संख्या सम होनी चाहिए। सम यानी जिसमें 2 का भाग जाए। तो H2, H4, H6। सेम इसी प्रकार टेल 2, टेल 4 और टेल 6। अब अगर हम इसे गिनना चाहें तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, गिनेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह हम लोग नमूना अवकाश के घटकों की संख्या और घटना जो दिया है उस घटकों की संख्या, और अगर हमें संभाव्यता निकालनी है तो हम इसकी संभाव्यता में निकाल सकते हैं। फिलहाल इस सवाल में आपको इतना ही बोला गया है तो इतना ही निकालना है। ठीक है, एक दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल और आपको पूछा जा सकता है जिसमें 3 नंबर के सवालों में जिसमें आपको बोला है दो सिक्का उछाला गया तो और दोनों सिक्कों के लिए हमें संभावना निकालनी है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, नमूना अवकाश लिखेंगे। एस बराबर 2 सिक्का बोला है तो हमें मालूम है दोनों सिक्कों पर हेड हो सकता है, दोनों पर टेल हो सकता है, पहले पर हेड और दूसरे पर टेल हो सकता है, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड, इस प्रकार हो सकता है। अब अगर हम लोग इसे गिनना चाहें तो नंबर ऑफ यस बराबर कितना हो जाएगा 4। ये जो नमूना अवकाश में आपको लिखा गया है इसमें इसे आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, हेड हेड बाद में या टेल टेल पहले या हेड टेल पहले या टेल हेड पहले, कोई कहीं भी होगा लेकिन यही चारों पद होने चाहिए, ये हमें ध्यान में देना है। ठीक है, अब यही चारों पद होने चाहिए। अब इसमें देखिए आपको घटना क्या दिया है। जो पहली घटना दिया है कम से कम एक पट मिलना। प्रश्न क्या दिया है, कम से कम एक पट मिलना। और कम से कम एक पट मिलना। ठीक है, अब एक पट मिलना मतलब पट यानी टेल, तो जिसमें कम से कम एक पट यानी टेल हो, एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो ऐसी घटना के लिए देखिए हम लोग ये लिखेंगे ए बराबर, और क्या लिखोगे, H T या TH, या दोनों टेल होगा तो भी चलेगा, क्योंकि कम से कम का मतलब होता है वो संख्या और उसके ऊपर की संख्या। ठीक है, अब अगर आप इसे गिनोगे तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा आपको 3। अब अगर इसमें हमें अगर संभाव्यता भी निकालनी है तो हम लोग संभाव्यता भी निकाल सकते हैं। संभाव्यता निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए की संभाव्यता निकालना है तो सूत्र क्या बनेगा, नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ ए का मान कितना है 3 और नंबर ऑफ यस का मान कितना था 4। कटता है तो काटना है, नहीं कटता है तो उसे वैसे ही छोड़ देना है। यानी जो पहली घटना है कम से कम एक पट मिलना, इसकी संभाव्यता कितनी होगी, 3/4। एक दूसरा सवाल है जिसमें आपको बोला है चित न मिलना। चित न मिलना,
अब चित यानी क्या होता है? हेड, यानी एच, एच नहीं होना चाहिए। तो एच नहीं हो, वो केवल अकेले क्या होगा? टीटी होगा, यानी हम लोग दूसरी घटना बी लिखेंगे और उसमें सिर्फ टीटी लिखेंगे, यानी टेल टेल। अब अगर आप इसे गिनोगे तो नंबर ऑफ बी बराबर कितना होगा? 1। फिर अगेन इसकी भी अगर हमें संभाव्यता निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ यस। अब नंबर ऑफ बी आप देखोगे तो आपको कितना है? 1 है, और नंबर ऑफ यस का मान पहले हमारा था कितना था? 4। तो यानी दूसरी जो घटना है उसकी संभाव्यता कितनी हो जाएगी? 1/4। तो इस तरह अगर आपको 5वें चैप्टर में सिक्के का सवाल आता है तो आप आसानी से सिक्के का सवाल कर सकते हो, या आगे आपको इसी के आधार पर संख्या का सवाल भी है और ताश के पत्तों का भी सवाल है। तो ताश के पत्तों का सवाल, 1 सिक्का फेंका गया, 2 सिक्का फेंका गया, 3 सिक्का फेंका गया, तो इस पर आधारित सवाल, या पासे पर आपको 1 पासा उछाला गया, 2 पासा उछाला गया, तो वो भी सवाल आपको हो सकता है। यानी इसमें से भी कोई भी एक प्रश्न आपको आ सकता है, तो हम लोग आसानी से उसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि संभावना का कोई भी सवाल आपको आता है तो उसे हमें सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? नमूना अवकाश, यानी सैंपल। और नमूना अवकाश लिखने के बाद में नमूना अवकाश के घटकों की संख्या, उसके बाद घटक और उसके घटकों की संख्या। तो इस प्रकार रचनात्मक होंगे, और पहले चैप्टर, दूसरे, तीसरे और 5वें से ही अक्सर सवाल होते हैं। तो पहले अगर हमें पहले दूसरे से नहीं भी कर सकते तो हम लोग तीसरे चैप्टर का सवाल आसानी से कर सकते हैं, अंकगणित श्रृंखला का। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब अगर आप किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ बच्चों, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको। हाँ बच्चों, कुछ क्वेश्चन पूछना पूजा पंडा, पूजा, बोलो है। क्या पूछना है? कौन करो? मॉर्निंग सर। हाँ बोलो। सर जो आपने बताया अंकगणित श्रृंखला वाले पार्ट का, उसमें हाँ पद ज्ञात करना था, उसका जो हाँ लास्ट स्टेप, जो देखो आपने हाँ हल करने के बाद 10 हाँ। का कटोगे 2 हुआ, तो फिर वो 2 कहाँ गया? कौन सा 2? आप एक बार बता सकते हो क्या हल करके? फिर वो पेज पे तो मैं अच्छा बताऊंगी। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं एक बार फिर से देखता हूँ। जो आप सवाल बता रहे थे ना, अंकगणित श्रृंखला का क्वेश्चन ना। ठीक है, 1 सेकंड। हाँ, अंकगणित श्रृंखला में देखो आपको 11वां पद दिया था 16, और 21वां पद 29 और 16वां पद। ठीक हमने है। 16वां पद ज्ञात करना था ना सर, तो फिर हाँ उसके लिए हाँ सूत्र लगाया, ए हाँ। ए तो प्लस हाँ, माइनस एक मिनट, 1। 1 मिनट में हल कर। हाँ बताओ। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों? 1 सेकंड सर 1 सेकंड में, उनको कुछ डाउट है, मैं वो लिख के दिखा देता हूँ। ओके। हाँ देखो, वो मैंने सूत्र लिखा था इस तरह, आयत की परिमिति बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यही था ना सवाल? सर नहीं, मैं अंकगणित श्रृंखला का बोल रही हूँ, जो 16वां पद ज्ञात करना था। अच्छा अच्छा, जो 16वां पद निकालना था, तो हाँ, उसमें देखो आपको, लास्ट स्टेप उसमें हम लोग हमें ने सूत्र था, हाँ, TN बराबर A ए प्लस n-1 ब्रैकेट में। N-1 और ब्रैकेट में बाहर D। ठीक है, हाँ जिसमें A का मान आपको 3 आया था। हाँ, A का मान प्लस हमें 3 आया था, और N की जगह पे हमने 16 लिखा, क्योंकि 16वां पद निकालना है, -1 और गुणे इंटू D 13/10 ना। बराबर।
हाँ, उसके आगे हल करो 3 + 15 सर। हेलो सर। हाँ प्रजापति सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो प्रजापति सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करो सर। म्यूट हो गए हो। हेलो प्रजापति सर, तो अब आप अपना देखोगे माइक। ये जो 3 है ऐसे रहेगा, 16 में 1 घटाओगे तो आपको 15 आएगा। यस सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। केली ना चालू त्याने ऑन केला की त्यांना दिसेल. हाँ सर, तो आपने जो वो वाला किया था वो हल रॉन्ग था ना? प्रजापति सर, अपना माइक ऑन करो। प्रजा सर, अपना माइक ऑन करो। हेलो हेलो, और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर, आपने जो पहले वाला बताया था वो क्वेश्चन रॉन्ग था ना? नहीं, क्वेश्चन सही था, लास्ट में आपको जो भाग देने में वो लास्ट 2। का स्टेप हाँ हाँ, लास्ट वो का रॉन्ग स्टेप था है, ना? उसे करेक्शन, लास्ट का स्टेप आपको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अभी किसी जो कुछ आपने डाउट है? हाँ वो बराबर है, अभी अब जो किया मैंने वो 22.5 आंसर आएगा, ठीक है। और हाँ किसी को कुछ पूछना तो है? हेलो, हाँ बच्चों, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित? हाँ शायद नहीं चलिए ठीक सर, है सर, ओके सर। आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, धन्यवाद सर जी। ओके, वेलकम वेलकम सर, थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। और सब लोग तैयारी करो एग्जाम की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है।